प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि भूगोल के क्षेत्र में भूगोल के चिंतन के जब हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि भूगोल को अध्ययन करने की विधियों, भूगोल के कंटेंट, विषय सामग्री और भूगोल में आने वाली नई अन्य विज्ञानों का जो समावेश है, नई तकनीकों का जो समावेश है, उन सब को लेकर विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। विद्वानों की कई चीज़ों को लेकर दो वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग किसी एक चीज़ पे ज़्यादा बल देता है, दूसरा किसी और चीज़ पे बल देता है। तो इस प्रकार का जो वैचारिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि वैचारिक द्वेष है, इस प्रकार का जो विचार वैभिन्न है, उसको अगर हम समाहित करें या उसको हम कंपाइल करें तो उसको हम कह सकते हैं कि ये द्वैतवाद का समय है। द्वैतवाद का समय रहा है जब से भूगोल ने अपने पैर पसारना शुरू किया है एक इंडिविजुअल विज्ञान के रूप में। तो द्वैतवाद की जो शुरुआत है वो ज़्यादातर 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। हालांकि कई द्वैतवाद पहले से भी चलते आ रहे हैं, या कहना चाहिए कि कई द्वैतवाद की जो नींव है वो पहले से पड़ गई थी। हमने द्वैतवाद को का जो इंट्रोडक्टरी हिस्सा है वो पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम जो एक प्रमुख द्वैतवाद जो आपके सिलेबस में है उस पर बात करेंगे, वो है प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल का द्वैतवाद। इनके बीच की द्वैतता, सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, व्यवस्थित बनाम प्रादेशिक भूगोल। कुछ मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि व्यवस्थित भूगोल ही वस्तुतः भूगोल को अध्ययन करने का प्रमुख जरिया है, प्रमुख तरीका है, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रादेशिक भूगोल की दृष्टि से ही संपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य का अध्ययन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, उसी में अध्ययन की संपूर्णता है। जो व्यवस्थित, मोटे तौर पर अगर हम इसको अंतर करते हैं तो क्रमबद्ध या व्यवस्थित भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी एक यूनिट है, एक इकाई है, और संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाना चाहिए, और उस एक इकाई में समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन होना चाहिए। अर्थात समस्त पृथ्वी पर विद्यमान जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का अध्ययन एक रूपता से किया जाना चाहिए और उनके संबंध में सामान्य संकल्पनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाना चाहिए। यही व्यवस्थित भूगोल है, जिसमें हम ये मानते हैं कि पृथ्वी एक यूनिट है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वितरण जिन जिन तत्वों का जिस जिस रूप में हुआ है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए, और उसकी समग्रता के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा ना करें कि हम भारत के क्लाइमेट का अध्ययन अलग से करें, राजस्थान के क्लाइमेट का अध्ययन अलग से करें, और लंदन के क्लाइमेट का अध्ययन अलग से करें। सही तरीका ये है कि हम संपूर्ण पृथ्वी को एक यूनिट मानकर और क्लाइमेटिक कंडीशंस का अध्ययन करें, जैसा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में जब वायु तापमान के जो ताप कटिबंध हैं, जब हम वायुदाब पेटियां हैं, और जब हम सनातनी पवनें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वो तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ऐसा व्यवस्थित भूगोल को एडवोकेट करने वाले भूगोलवेत्ता मानते हैं। वे ये मानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी एक यूनिट है। एक तरह से वो नजरिया सही भी लगता है, क्योंकि जब हम मॉनसून पढ़ते हैं तो मॉनसून का मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं तो वो एक एशिया के जो मॉनसूनी क्षेत्र है, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उसमें सम्मिलित होता है, वो प्रादेशिक भूगोल का हिस्सा है। लेकिन ये भी सच है कि मॉनसूनी पवनें व्यापारिक पवनों का ही एक रूप है। जब तक हम व्यापारिक और पछुआ पवनें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम समग्रता से, जब तक उनका अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम वायुदाब पेटियों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम वायु के तापमान, वायुदाब पेटियों और वर्षा हवाओं के चलने, इन सब के मध्य संबंध स्थापित करने के नियमों का प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक हम मॉनसून का मैकेनिज्म नहीं समझ सकते। तो व्यवस्थित भूगोलवेत्ताओं का जो व्यवस्थित भूगोल को एडवोकेट करने वाले जो विद्वान हैं, उनका मानना यही है कि जब हम पृथ्वी को समग्रता से अध्ययन कर और कुछ प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन करते हैं तो वही सर्वश्रेष्ठ तरीका है भूगोल के अध्ययन का। अब आता है एक दूसरा वर्ग विद्वानों का, जो ये मानता है कि प्रादेशिक भूगोल सर्वश्रेष्ठ तरीका है भूगोल के अध्ययन का, सर्वश्रेष्ठ उपागम है, जिसके लिए वो एक इस बात को अपनी बात को एडवोकेट करने के लिए जो तर्क देते हैं वो ये है कि पृथ्वी एज अ होल बहुत बड़ी है और साथ साथ बहुत विविधता युक्त है। पृथ्वी के हर हिस्से में हमको इतनी विविधता मिलती है, इतनी भौगोलिक विषमताएं मिलती हैं कि समग्रता से तो उनका अध्ययन संभव ही नहीं है। और
अगर समग्रता से हम अध्ययन करते हैं तो किसी प्रदेश विशेष में रहने वाला एक छोटा सा मानव समुदाय या किसी प्रदेश में रहने वाला जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण जो जंतु जगत है, जो वानस्पतिक जगत है, वो उससे कहीं अछूता रह जाएगा। उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो जीवन शैली है, उसको समग्र पृथ्वी का अध्ययन ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हमें लू का, हम राजस्थान में अगर लू को महसूस करते हैं गर्मी के दिनों में, अगर हम लू जो कि एक लोकल विंड है, उसको हम महसूस करते हैं, अगर हम उसको झेलते हैं, अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं, लेकिन तो हम व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के एक सनातनी पैटर्न के आधार पर उस लू को न तो समझ सकते हैं, न अध्ययन कर सकते हैं, न उससे पार पाने के तरीके खोज सकते हैं, न उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी को नोटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करें। तो यहाँ ये कहना जरूरी है, ये कहा जा सकता है कि प्रादेशिक भूगोल के जो एडवोकेट्स रहे, उन सभी भूगोलवेत्ताओं का कहना यह था कि माइक्रो लेवल पर जब हम एक मनुष्य समूह के, एक मानव समूह की जीवन शैली को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों की बात करते हैं, जब हम मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करते हैं भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में, तो ऐसे में प्रादेशिक भूगोल सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो रीजनल अप्रोच है वो बेहतर तरीका है भूगोल के अध्ययन का। अब इसमें दोनों मत हैं। कुछ विद्वान व्यवस्थित भूगोल को या क्रमबद्ध भूगोल को अधिक सही मानते हैं, कुछ प्रादेशिक भूगोल को मानते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि वस्तुतः पृथ्वी एज अ होल एक यूनिट के तौर पर भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। इसी तरीके से प्रदेशों का इंडिविजुअल अध्ययन किया जाना भी जरूरी है। वजह एक महत्वपूर्ण ये है कि जब हम पृथ्वी का, अर्थ एज अ होल एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो अधिकांशतः हमारा अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हम भौतिक भूगोल का अध्ययन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर एज अ होल हम जब अध्ययन करेंगे तो नेचुरली हम क्लाइमेट का अध्ययन करेंगे, हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, हम जलमंडल का अध्ययन करेंगे और हम लिथोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। लेकिन अलग अलग मानव समूहों के अलग अलग आर्थिक क्रियाएं, अलग अलग तरह की जीवन शैली, अलग अलग तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन जब हम मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में करते हैं तो मानव पर्यावरण संबंधों का परिदृश्य पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। और वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रदेश विशेष का अध्ययन करें। अगर हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो हम एक बार पृथ्वी का एज अ क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है, जो क्लाइमेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें किसी रीजन विशेष का अध्ययन करना है तो उन संदर्भों के आधार पर करना होगा। लेकिन उस रीजन विशेष में मानव पर्यावरण संबंध कैसे हैं और वो जो पृथ्वी पर अप्लाई होने वाले या पृथ्वी के आधार पर बने हुए जो संकल्पनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो उस रीजन पर कैसे अप्लाई होती है, इस फील्ड एप्लीकेबिलिटी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी हम वस्तुतः संपूर्ण भौगोलिक अध्ययन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मोटे तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर इस निष्कर्ष पर तो हम बाद में पहुंचते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये डायकोटोमी शुरू कहाँ से हुई, ये द्वैतवाद कहाँ से शुरू हुआ। जैसा कि हमने पहले अभी इन दिनों जब हम जर्मन जोग्राफर्स तक पहुंचे थे अपने पूरे भौगोलिक चिंतन के अध्ययन के दौरान, तो हमने पाया कि वॉरेनियस वो व्यक्ति रहे, वॉरेनियस का समय जहाँ से कि मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट का समय शुरू होता है, भूगोल के क्षेत्र में आधुनिक युग का सूत्रपात होता है। वहाँ से वॉरेनियस ने सबसे पहले जिन बातों पर ध्यान दिया और जिन बातों को प्रतिपादित किया, वहाँ से व्यवस्थित और जो प्रादेशिक भूगोल है, उन दोनों के मध्य इस डायकोटोमी, इस द्वैतवाद की शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी का समय था लगभग। और वॉरेनियस ने इस बात पर ध्यान दिया कि वस्तुतः भूगोल को अध्ययन करने के दो तरीके हैं। एक को उन्होंने जनरल भूगोल कहा, जनरल ज्योग्राफी कहा, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ज्योग्राफी भी कहा। उनके हिसाब से यूनिवर्स का अध्ययन से मतलब है कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पृथ्वी की क्या स्थिति है और पृथ्वी को एक ग्रह के तौर पर किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, ये भूगोल की विषय वस्तु होनी चाहिए। यहाँ वो क्रमबद्ध भूगोल को एडवोकेट करते हुए दिखते हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि भूगोल का एक उपागम स्पेशल उपागम भी हो सकता है। स्पेशल से मतलब है स्थानिक, मैं विशेष की बात नहीं करी, स्थानिक की बात कर रही हूँ। हालांकि किसी स्थान विशेष का जब विशेष तौर पर अध्ययन किया जाता है, या कहना चाहिए कि उसकी विशेषताओं को अध्ययन करते हुए जब हम उसके भौगोलिक परिदृश्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ वो अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। तो इस डायकोटोमी की शुरुआत हुई
वोरेनियस से। वोरेनियस के समय में उन्होंने जर्नल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी की अवधारणा दी और विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने हाथों हाथ इसे लिया और उसके बाद से इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि वस्तुतः भूगोल के अध्ययन का क्या तरीका है, क्या उपागम अप्रोप्रिएट है। इन्होंने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि जर्नल ज्योग्राफी में सामान्य नियम, सिद्धांत, संकल्पनाओं, इनका अध्ययन किया जाता है और ये वस्तुतः भूगोल की प्रारंभिक वैज्ञानिक खोजों से संबंधित है। मतलब जब भूगोल एक विषय के रूप में डेवलप हो रहा था तब भूगोलवेत्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि ज्वालामुखी उद्गार कैसे होते हैं, वर्षा कैसे आती है, आर्द्रता, जलमंडल की स्थितियां, वायुमंडल की प्रक्रियाएं, इन सब चीज़ों की के बीच में क्या कोरिलेशन है, इन सब प्रक्रियाओं का संपादन प्रकृति कैसे करती है। जब ये सारे अध्ययन हुए तो ये प्रारंभिक वैज्ञानिक खोजें थी जिन्होंने भूगोल को एक प्रमुख इंडिविजुअल विषय के रूप में एक आधार दिया, एक पृष्ठभूमि दी। यहाँ से व्यवस्थित भूगोल की शुरुआत होती है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन रीजनल ज्योग्राफी की अपनी एक सीमा है कि वो अपने प्रदेश तक सीमित होती है और अगर हमें माइन्यूट अध्ययन करने हैं, अगर हमें सूक्ष्म स्तर पर आकर अध्ययन करने हैं तो हमें किसी देश या प्रदेश का अध्ययन करना भी जरूरी है। व्यवस्थित भूगोल जहां समकालीन वैज्ञानिक अवधारणाओं का सहारा लेती है और संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानते हुए अध्ययन करती है, तो इसका सब्जेक्ट कंटेंट जो है, इसकी जो विषय सामग्री है, इसकी जो विषय वस्तु है, वो मुख्यतः भौतिक भूगोल पर ही संकेंद्रित होती है। वोरेनियस ने भी इन बातों को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि इसीलिए उन भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हुए नेचुरल लॉज की, जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं, प्राकृतिक नियम हैं, उनकी ओर ये ध्यान आकर्षित करती है और उनका प्रतिपादन करने की ओर उन्मुख होती है व्यवस्थित भूगोल। दूसरा उपागम जो है रीजनल ज्योग्राफी, वो प्रदेश के अध्ययन तक सीमित है, उसमें अर्थ एज अ होल नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ, ये सच है कि उन प्राकृतिक नियम और सिद्धांतों को अप्लाई करने की कोशिश जरूर की जाती है। आप लोगों ने अप्लाइड ज्योग्राफी भी देखा होगा, पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में आपका एक पेपर है अप्लाइड ज्योग्राफी। वहाँ हम नेचुरल लॉज को, जो पृथ्वी को एज अ होल मानकर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, किए गए हैं, वो जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, उनको हम किसी प्रदेश विशेष पर अप्लाई कर कर उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, उसकी जो व्यवहारिकता है, उसकी जांच करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये कहते हैं कि पृथक देश या प्रदेश का जब अध्ययन किया जाता है तो सामान्य नियम निर्धारण तो संभव नहीं है। इसीलिए और सामान्य नियम निर्धारण इसलिए संभव नहीं है, जिसके एक विशेष कारण ये है कि जब हम किसी प्रदेश का अध्ययन करते हैं, अगर हमने भारत का अध्ययन किया, अगर हमने राजस्थान का अध्ययन किया, तो हम वहाँ की जो मानव संसाधन है उसका भी अध्ययन करते हैं। हम पॉपुलेशन की डेंसिटी का अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं और उसके बाद मानव भूगोल से जुड़ी हुई जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, आर्थिक भूगोल, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, हम इन सबका अध्ययन करते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो जब मानव भूगोल का अध्ययन समाविष्ट हो जाता है किसी प्रदेश के अध्ययन के दौरान, तो ऐसे में सामान्य नियम निर्धारण संभव नहीं है, नियमों का जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें मानव इन्वॉल्व होता है और मानव अनप्रेडिक्टेबल है। मानव स्वभाव, मानव व्यवहार, मानव अब क्या करने वाला है, इसका अनुमान लगा लेना संभव नहीं है। इसीलिए कहीं भी हम नियमों का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। नियमों का सामान्यीकरण इस रूप में तो कर सकते हैं कि जब 100% सापेक्ष आर्द्रता होगी तो संघनन होगा और बरसात होने की संभावनाएं बढ़ेंगी या बरसात होगी। लेकिन ये नहीं कर सकते कि बहुत 100% माइंड मेकअप कर कर कि मुझे ये इस एग्रीकल्चर या की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, मैं मुकर न जाऊँ। कल हो सकता है मेरा माइंडसेट बदल जाए। इसीलिए जहाँ मानव इन्वॉल्व है वहाँ नियमों का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। ये प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल के बीच में अंतर है, जिसको वोरेनियस ने इंगित किया। इसके आगे की बात हम आगे के लेक्चर में करेंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।